अभी तो ना आया है मोबाइलवा पर। हाँ हाँ, बोल तो रहे हैं। आवाज ठीक है। मोबाइलवा पर तो अभी नहीं आया है। रुक जाइए 1 मिनट। लीजिए अपन वाला मोबाइलवा। हाँ अबरी अलवा। अबरी आ गए। आवाजवा देखिए तो। हाँ ठीक है। हाँ तो बाबू आज 9th क्लास के लिए हिंदी का क्लास होगा और उस चैप्टर का नाम है पधारो हमारे देश, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है बाबू कि आपको ऑफलाइन क्लास में 7 लेसन तक की पढ़ाई हो चुका था। आपको 8वां लेसन की पढ़ाई आज होने वाले है, ठीक ना। तो 8वां लेसन जो आज पढ़ाई होगा उस चैप्टर का नाम है पधारो हमारे देश, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यह आपका लेसन का नाम लिखा हुआ है, यह जो आपका चैप्टर का नाम लिखा हुआ है पधारो हमारे देश, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लेखक जो है इसको लिखने के काम किए हैं वह किए अनुपम मिश्र। जब भी आपसे पूछ दे कि पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश, इस कहानी को लिखने के काम कौन किए हैं? तो इस कहानी के बाबू लिखने के जो काम किए हैं उस लेखक का नाम है अनुपम मिश्र। जैसे आपसे पूछे क्वेश्चन पूछे, या आप जब भी पढ़िए या तो ऑफलाइन पढ़िए या तो ऑनलाइन पढ़िए, आपको पहले बार बार बताते हैं, हर बार बताते ही रहते हैं बाबू, यह आपका सजेशन जो है बिल्कुल दम 100% सही होता है, ठीक ना। इसलिए हम बताते हैं बार बार कि ताकि आप आराम से एकदम अपने दिमाग को एकाग्रता को बनाए हुए आप एकदम सही ढंग से एकदम ध्यान से देखिए, और देखने से आपको इतना अच्छा से समझ में आ जाएगा कि लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक ना। और लिखते रहिएगा, आपको ध्यान नहीं रहेगा, आप लिखिएगा भुला जाइएगा, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू कि पधारो हमारे देश, यह आपका लेसन है 8 यानी एक्सरसाइज 8, ठीक ना। और इसका नाम है पधारो हमारे देश। लिखने के काम किए हैं अनुपम मिश्र। लिखने के काम कौन किए हैं? अनुपम मिश्र। यानी लेखक का नाम जो हो गया, लेखक का नाम, उस लेखक का नाम हो गया अनुपम मिश्र। लेखक का नाम क्या हो गया? अनुपम मिश्र। चलिए तो ध्यान दीजिए, हम अपने नाम को मिटा रहे हैं क्योंकि लेखक का सबसे पहले हम जीवनी बताएंगे। जीवनी का मतलब तो समझ में करता होगा। जीवनी का मतलब होता है वह जन्म से लेकर मरण तक। जन्म से लेकर कहां तक? मरण तक। अगर किसी का जीवनी अगर पता करना हो, किसी को अगर बारे में बताना हो, यानी किसी के बारे में हमको या अपने बारे में ही बताना हो, ठीक ना, तो अपने बारे में बताना है तो उस समय हम सिर्फ जन्म की चर्चा करेंगे, ठीक ना। यदि मेरे मृत्यु उपरांत या किसी के मृत्यु उपरांत अगर कोई आदमी अगर बताने का चेष्टा करे और उसका अगर जीवनी का वर्णन करता है तो जन्म से लेके मरण तक एकदम बिल्कुल एकदम कन्फर्म दिमाग में डाल लीजिए एकदम, ठीक ना, कि जब भी अगर किसी व्यक्ति के हम अगर जीवनी का चर्चा करेंगे तो जन्म से मरण तक। लेकिन दुर्भाग्य की बात है बाबू कि यह आपका किताब में इनका मृत्यु है जो दिया नहीं गया है, सिर्फ जन्म ही बताया गया। सिर्फ क्या बताया गया है? जन्म। तो जन्म में और जो इन्होंने अपने जन्म में जो अपने या इनका जीवन काल जितने वर्ष रहा, अपने जीवन वर्षों में यानी जीवन काल के वर्षों में जो भी काम किए, लिखने के काम किए, कहानी लिखने का काम किए, ठीक ना, उसको बारे में यानी उनके सभी कामों को यहाँ पर हम चर्चा विस्तार रूप से करेंगे। और विस्तार रूप से इसलिए करेंगे क्योंकि जन्म से भी और उनके जीवनी से भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। और जब प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर उनके जीवनी को हम नहीं जानेंगे, उनके किए गए कामों को हम नहीं जानेंगे, किनकर काम को, समझ रहे ना बात के, किनके बारे में करें? अनुपम मिश्र जी। यानी जैसे मान ले कि अभी जीवनी के बारे में आपको पता ना हो, इनके बारे में आपको नहीं बताया जाए, अगर आपसे पूछ दे कि बताइए अनुपम मिश्र जी का जन्म कब हुआ था, बताया नहीं गया, इनके जीवनी का चर्चा ही नहीं किया गया, सीधे कहानी पढ़ाकर काम खत्म कर दिया गया, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में जानिए कि आपसे नहीं क्वेश्चन बनेगा, और जब क्वेश्चन नहीं बनेगा बाबू तो ऐसी स्थिति में आपसे छूट जाएगा, ठीक ना।
और जब छूट जाएगा तो पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, पढ़ने से कोई फायदा है ही नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि सबसे पहले हम कहानी पढ़ने से पहले, कहानी को पढ़ने से पहले बार बार 10वां रहे, कोई भी क्लास को हम पढ़ाते हैं, 10वां रहे, 11th 12th कोई रहे, ठीक ना, जब भी हम कहानी को पढ़ाते हैं, जब भी हम किताब को पढ़ाते हैं, हिंदी का जब भी हम क्लास लेते हैं, तो सबसे पहले कहानी बताने से पहले, कहानी बताने से पहले सबसे पहले लेखक की जीवनी का हम चर्चा करते हैं, ठीक ना। अगर जहां उनका मृत्यु तक चर्चा है किताब में, जब भी हम तो किताब से ही चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं है कि उनको मृत्यु अगर किताब में ना है तो कहीं अगर दूसरी जगह से हम बरियरी लिख देंगे उसको, ठीक ना। अब बरियरी लिखने का काम भी मत करिएगा बाबू, ठीक ना। अगर हम बरियरी हम लिखेंगे जोची मजोची अगर लिख देंगे हम, तो बताइए गलत ना होगा। इसलिए जब भी हम चर्चा करेंगे तो सिलेबस के आधार पर ही हम चर्चा करेंगे, ठीक ना। आज सिलेबस के आधार पर हम चर्चा करेंगे कि क्या चीज दिया हुआ है, क्या उसमें हमको पढ़ना है। जानबे करते हैं कि जब भी हमारा एग्जाम होता है, जब भी हम परीक्षा में बैठते हैं, तो हमारा जो भी क्वेश्चन होता है वह सिलेबस से ही होता है, और सिलेबस को हमको पूरा अध्ययन करना होता है, ठीक है, और उसके बारे में हमको चर्चा करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अनुपम मिश्र जी का अब यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, तब हम पहुंचेंगे कहानी पर। यह कहानी है पधारो हमारे देश। यह कहानी एक प्रकार से फीचर कहानी कहा गया है। जैसे कोई कहानी का नाम हम जानते ना है, जैसे कोई कहानी को कहानी ही कहते हैं, कोई कहानी को निबंध कहते हैं, कोई कहानी को हम ललित निबंध कहते हैं, कहते ना है बाबू। लेकिन यहाँ पर इस कहानी जो पधारो हमारे देश है, यह कहानी को कहा गया है फीचर कहानी। कौन कहानी? फीचर। याद रखिएगा, फी अच्छा याद करिएगा, यानी इस कहानी को कहा गया है फीचर कहानी। कौन कहानी? फीचर। या अगर दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, फीचर, इस कहानी को कहा गया है फीचर कहानी। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फीचर, फीचर। जब भी आपसे पूछ दे कि बताइए पधारो हमारे देश, यह किस प्रकार की कहानी है, तो इस कहानी है फीचर कहानी के रूप में है। जैसे हम निबंध के रूप में आपकी समझा रहे हैं, जैसे पूछता है कि यह कहानी किस प्रकार की है, तो कोई कहानी निबंध होता है, कोई कहानी ललित निबंध होता है, कोई कहानी कहानिये ही है, ठीक है। लेकिन उसी तरह से यह जो कहानी है, यह फीचर रूपी कहानी है। कैसा रूपी कहानी है? फीचर रूपी, ठीक है। इसको लिखने के काम किए हैं अनुपम मिश्र जी। लिखने के काम कौन किया है? अनुपम मिश्र जी। चलिए अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम अब लेखक की जीवनी को हम खत्म करेंगे। लेखक की जीवनी को बुआ खत्म करेंगे, इनके द्वारा जो किया गया काम जो है वह उसके बारे में बताएंगे, और तब हम आएंगे कहानी पर। तब हम आएंगे कहां पर? कहानी पर। चलिए तो ध्यान दीजिए, तो अनुपम मिश्र जी का जन्म बाबू 1948 ईस्वी, याद रहेगा ना। जब भी आपसे पूछे कि अनुपम मिश्र जी का जन्म, अनुपम मिश्र जी का जन्म कब हुआ था, तो ध्यान देने की बात है बाबू, ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल कन्फर्म ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने में कोई कमी नहीं। अगर ध्यान देने में कमी हो गया बाबू, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं, वैसी स्थिति में कह सकते हैं कि आपका ध्यान नहीं है, यानी आपका ध्यान जो यानी पढ़ाई पर नहीं है, कहीं और है। और वैसी स्थिति में आपसे समझिए कि जीवन में नहीं बनेगा। हम भले ही बार बार बताते हैं कि लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की कोशिश लगातार मत करिए। हाँ, वैसे नौबत हमको आए, उस तरह की सजेशन आए, तो हम स्क्रीनशॉट करके हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बात समझने की है, जो बात हमको आराम से ऐसे ही याद हो रहा है, तो हम उसको काहे लिखेंगे? लिखेंगे और वहां पर यादें नहीं होगा, तो लिखने से कोई फायदा है बाबू? कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए बार बार आपको हम कह रहे हैं, न तो लिखना है तो हम कहवे करते हैं। अरे हम तो साफा साफ बोलते हैं बुआ कि बाजार में गैस दुनिया भर के बिक रहा है, 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया में, आप खरीद लीजिए, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। लिखने की जरूरत पड़ेगा? वह तो लिखा लिखा ही रहता है, सब चीज लिखा हुआ है। बताइए, तो लिखने से आप खरीद लीजिएगा तो लिखने से आपको याद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। एकदम 100% कहते हैं कि नहीं यार, ना आपसे बनेगा, ना आपसे बनेगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज है समझना। सबसे जरूरी चीज क्या है? समझना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अनुपम मिश्र जी का जन्म अगर पूछे कब, अगर क्या पूछे कब, तो कब पूछेगा तो 1948, याद रखिएगा, एकदम बिल्कुल कंफर्म याद रखना है, 1948। कब पूछेगा? तब। कब पूछ दे तब खाली बोलना है, कोची 1948।
अगर पूछ दे राज्य का नाम कि किस राज्य में जन्म हुआ था, ठीक है 1948 में तो बाबू हुआ था, लेकिन पूछ दिया कि कौन सा राज्य में हुआ था सर, कौन सा राज्य में, राज्य के नाम पूछ दिया, क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में, ठीक ना। तो अगर राज्य का नाम अगर नहीं हम पढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में वह क्वेश्चन तो छूट जाएगा बाबू। जन्म हम याद किए हुए हैं, राज्य का नाम नहीं याद करेंगे तो छूट न जाएगा, ठीक ना। लेकिन वह छूटने से बचने के लिए तब हम कहते हैं कि जब भी पढ़िए तो उसके बारे में निचोड़ बढ़िया से पढ़िए, उस चैप्टर को निचोड़ अच्छा से एकदम झलकना चाहिए। और जब निचोड़ अगर झलक जाता है तो हमको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होता है, ठीक ना। लॉन्ग क्वेश्चन से लेकर वस्तुनिष्ठ तक एकदम चैलेंज है, ठीक ना, आपको दिक्कत होवे नहीं करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 1948 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और राज्य में हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य में। कौन सा राज्य में? छत्तीसगढ़। राज्य का नाम याद हो गया, अब याद रख लीजिएगा छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य में इनका जन्म हुआ था। चलिए एक छोटा सा गांव में, गांव का नाम तो न देखिए बाबू, सिर्फ लिखा है छोटा सा गांव, तो आप भी याद कर सकते हैं कि छोटे से गांव में, छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। छत्तीसगढ़ के एक छोटा सा गांव था जहां इनका जन्म हुआ था 1948 ईस्वी में। 1948 एकदम कन्फर्म, ठीक ना, याद करिए 1948 ईस्वी। जन्म इनका कब? 1948। कहां? छत्तीसगढ़ राज्य। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ राज्य, एक छोटे से गांव में, एक छोटे से गांव में, ठीक ना। चलिए तो यहां इनका जीवन कुछ दिन तक बीता, कुछ दिन तक बीता बाबू। लेकिन कहावत में सुनबे की है, जैसे हम लोग चाहे कोई भी आदमी है वो आप छोटा है तो छोटा से ही धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक ना। और छोटा से ही बड़ा होता है तब ना आगे जाके बढ़ता है, या तो विकास करेगा, नौकरी करेगा, कोई भी पद पर जाएगा, ऊंचा पद पर जहां जाना है, जहां जा सकता है, ठीक ना। वैसी स्थिति में या जो भी वह कर्म, जैसा ज्ञान वैसा कर्म, ज्ञान अगर बुरा तो बुरा कर्म, है ना, उस आधार पर उसको है जो फल की प्राप्ति भी होता है। तो यहाँ पर देखिए एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ, कुछ दिन तक वहां इनका जीवन काल चला और वहां से है जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने हैदराबाद के लिए रवाना हुए। कहां के लिए रवाना हुए? हैदराबाद। याद करिएगा, यानी इनका प्रारंभिक जो शिक्षा, यानी हम कह सकते हैं शुरुआती शिक्षा, इनके गांव में नहीं हुआ। गांव में कुछ दिन रहे, एक छोटा सा गांव था जहां इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपना कुछ दिन जीवनी बिताए, लेकिन कुछ दिन जीवनी बिताने के बाद, कुछ दिन जीवनी बिताने के बाद, नाम कन्फर्म है ना? अरे यहां तक तो कन्फर्म है ना कि जन्म कब? 1948। 1948। कौन सा राज्य? दम बता दीजिए। छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। और गांव का नाम तो है नहीं, छोटा सा गांव खाली का ना, छत्तीसगढ़ के एक छोटा सा गांव में, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर जन्म लेने के बाद कुछ दिन तक रहे, जीवन को बिताए और अपने शुरुआती शिक्षा, जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा, शुरुआती शिक्षा को कौन शिक्षा कहते हैं? पता होना चाहिए ना, पता आपको दम बिल्कुल होना चाहिए कि शुरुआती शिक्षा को हम कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा, यानी जो भी काम शुरू होता है उसको हम कहते हैं प्रारंभ, यानी हम कहते हैं शुरुआती। तो शुरुआती शिक्षा हैदराबाद से इन्होंने शुरू किया, हैदराबाद से इन्होंने क्या किया? शुरू किया। हैदराबाद से शुरू करने के बाद कुछ दिन वहां भी शिक्षा प्राप्त किए। हैदराबाद में कुछ दिन शिक्षा प्राप्त किए, एकदम बिल्कुल कंफर्म याद कर लीजिए। शुरुआती शिक्षा कहाँ? हैदराबाद। शुरुआती शिक्षा कहाँ? हैदराबाद, ठीक ना। हैदराबाद में कुछ शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ दिन रहे और फिर उसके बाद मुंबई चल गए। तो यानी इनका शुरुआती शिक्षा 2 शहरों में माना जाता है। कितने शहरों में? 2 शहर। याद करिएगा, जब भी अगर आपसे पूछे कि अनुपम मिश्र जी का जो शुरुआती शिक्षा हुआ था, यानी प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ था, वह कहां कहां से स्टार्ट हुआ था, तो 2 को याद रखिएगा, एक हैदराबाद, एक मुंबई। एक हैदराबाद और दूसरा बाबू मुंबई। याद हम पूछेंगे जैसे ही ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा, याद कर लो बाबू कि हम पूछेंगे 100% हम पूछेंगे, ठीक ना। हम पूछेंगे, आपको बताना ही पड़ेगा। अगर नहीं बताइएगा, वैसी स्थिति में जो बच्चा अगर नहीं सुनेगा वो नहीं बता पाएगा। तो जानबे करते हैं कि हम जितने अच्छा से हम पढ़ाते हैं उतने अच्छा से हम पिटवो करते हैं, दोनों काम हम करते हैं, ठीक ना। इसलिए जब भी पढ़िए
और हम कहवे करते हैं कि ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, एकदम मन लगा के पढ़ना है, अपने दिमाग को एकदम शांति बना के रख के पढ़ना है। आई नहीं कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो खराब से पढ़ेंगे, इधर उधर ताकेंगे, ऑफलाइन पढ़ेंगे तो बढ़िया से पढ़ेंगे। अरे दोनों में अगर टीचर एक ही है और वो भी में हम ही पढ़ाते हैं, यहाँ भी हम ही पढ़ा रहे हैं, तो उसमें फर्क क्या है? वहां पर ऐसा थोड़ी है कि जन्म रहेगा 1948 तो ऑफलाइन में हम बोल देंगे 1950 बोल देंगे, ऐसा थोड़ी होगा, बदलाने की चीज है। जन्म बदलाएगा बाबू? कभी नहीं बदलाएगा। यहाँ भी 1948 हम पढ़ा रहे हैं तो ऑफलाइन में भी हम क्या पढ़ाएंगे? ऑफलाइन में भी 1948 से पढ़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर होता है, और वैसी स्थिति इसलिए होता है कि ताकि आपको समझ में आए, ताकि आपको क्या है, समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है बाबू, 1948 में जब इनका जन्म हुआ था, और 1948 में जन्म होने के बाद 1948 में जन्म होने के बाद जैसे ही इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के लिए, दम याद कर लीजिएगा, प्रारंभिक शिक्षा के लिए इन्होंने 2 देशों की यात्रा की। 2 देशों की क्या की यात्रा? और वह जो 2 देश था, देश नहीं हम शहर कह सकते हैं, देश मत कहिए, काहे कि शहर कहिए। वह जो 2 शहर था, एक था मुंबई, एक कौन था? मुंबई। शहर मत कहिए, देश मत कहिएगा, शहर कहिएगा। यानी 2 जो शहर था, जो इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा यानी शुरुआती शिक्षा इन्होंने जब भी आगे बढ़ने की कोशिश किए, तो 2 जो इन्होंने शहर की 2 यात्रा किए थे, 2 शहरों की, एक शहर था मुंबई, एक शहर क्या था? मुंबई, ठीक ना, और एक हैदराबाद। हैदराबाद एक शहर कौन था? हैदराबाद, ठीक ना, बढ़िया से लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक था मुंबई और दूसरा कौन? हैदराबाद। एक मुंबई और दूसरा हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, यहां पर ध्यान देना है, ठीक ना। अब यहां पर ध्यान देने की बात है बाबू कि इन्होंने जब भी अपने जीवन में यानी शुरुआती शिक्षा को जब भी आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो एक शहर का नाम है मुंबई और एक शहर का नाम है हैदराबाद। एक शहर का नाम क्या है? हैदराबाद। और उस समय इन्होंने दोनों शहरों की यात्रा करते हुए अपने प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत की। कौन शिक्षा की शुरुआत की? प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत की। और जब प्रारंभिक शिक्षा की इन्होंने शुरुआत की, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इन्होंने आगे चलकर और भी शिक्षा ग्रहण किए होंगे। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर आए और यहाँ पर कुल शिक्षा का ग्रहण हो गया, बस लपाता हो गया, ठीक ना। वैसी स्थिति में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा तो शुरुआती शिक्षा यहाँ शुरू किए, शुरुआती शिक्षा, ठीक ना, शुरुआती शिक्षा हम कह सकते हैं यहाँ पर शुरू किए, यानी मुंबई और हैदराबाद में शुरू किए। लेकिन आगे चलकर देखिए कि है लेखक हिंदी के, यानी किस विषय के लेखक हैं? हिंदी विषय के लेखक हैं। लेकिन इन्होंने जैसे ही आगे बढ़े, यानी उच्च शिक्षा जैसे ही और ग्रहण किए, तो इन्होंने संस्कृत में, कौची में? संस्कृत में MA की प्राप्ति की। कहाँ जाके? दिल्ली में। हम पहले ही कह दिए हैं, पहले ही हम कह रहे हैं बाबू कि ध्यान दीजिएगा, पहले ही ध्यान दीजिएगा, और ध्यान न दीजिएगा तो गड़बड़ होगा। क्योंकि देखबे करते हैं कभी कल है जो मिस्टेक से है जो कुछ बोला जाता है गलत बात, ठीक ना। जैसे मान ले कि शहर के जगह देश बोला गया था, तो अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो वहां पर आपको भी याद हो जाएगा, देशी याद हो जाएगा, ठीक ना। यानी ऐसा चीज होता है कभी काल कि आदमी ध्यान में रखते रखते कभी काल शहर की जगह देश बोला गया। लेकिन यहाँ पर हम कह दिए हैं कि आपको देश याद नहीं करना है, यहाँ पर याद आपको करना है कुछ शहर। और वह 2 शहर कौन है? एक शहर है मुंबई और दूसरा कौन है? हैदराबाद। एक शहर कौन है? मुंबई और दूसरा कौन है? हैदराबाद, ठीक ना। अब यह दोनों जगह इन्होंने जाकर शुरुआती शिक्षा तो स्टार्ट कर दिए, यानी प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त कर लिए। लेकिन जैसे ही उच्च शिक्षा की बारी आया, उच्च शिक्षा के मतलब समझ में करते हैं, जो ऊंचा क्लास की शिक्षा, ठीक ना। तो उच्च शिक्षा की जब इनको बारी आया तो यह चले गए दिल्ली। कहाँ चले गए? दिल्ली। यानी उच्च शिक्षा जैसे ही इनको प्राप्त करना था तो यह कहाँ चले गए? दिल्ली। आज दिल्ली में है या आपको मन में रहता होगा, भ्रम रहता होगा, चाहे आपको मन में ऐसा होना चाहिए कि भाई हिंदी के लेखक हैं तो उच्च शिक्षा भी प्राप्त करेंगे हिंदी में। तो कोई जरूरी नहीं है कि हिंदी लिखने वाले व्यक्ति दूसरा विषय नहीं पढ़ सकता, एकदम पढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उच्च शिक्षा के लिए यानी MA की इन्होंने प्राप्ति किए, यानी MA किए इन्होंने, ठीक ना। MA की जो इन्होंने डिग्री प्राप्ति किए वह किए संस्कृत से,
यानी कौन विषय से? संस्कृत। लेखक हैं हिंदी के, लेखक क्या चीज के हैं? हिंदी के, लेकिन इन्होंने एमए किया है कौन विषय से? संस्कृत से। याद कर लीजिएगा, संस्कृत से। एमए किस चीज से किया है? संस्कृत, ठीक ना। संस्कृत में इन्होंने एमए की प्राप्ति की, एमए की डिग्री प्राप्त की संस्कृत से, ठीक ना। और संस्कृत से एमए की डिग्री को प्राप्त कर इन्होंने है जो समाज में एक अलग नाम पहचान अपने बनाए। और जब नाम इन्होंने अपना पहचान को बना लिए, तो पहचान बना लेते हैं तो एक बार अगर पहचान हुआ समाज में बन गया, एक बार अगर समाज में नाम बन गया, ठीक ना, तो आप जीवन में है जो आगे बढ़ते रहिएगा। अगर एक बार नीचे अगर आप गिर गए गलत कामों से, तो आपका नाम हमेशा कितना अच्छा काम करिए, आपका नाम कभी समाज में बड़ाई आपका नहीं होगा। आपको देख के आदमी कहेगा कि फलना आदमी तो गलत काम किया था, ठीक ना। लेकिन अगर कहावत में सुनने की है कि काला से ज्यादा कौन खराब होता है? कलंक। काला से भी ज्यादा खतरनाक चीज कौन है? कलंक, ठीक ना। इसलिए कलंक से बचिए, समाज में एक ऐसे काम कीजिए, समाज में एक ऐसे नाम कीजिए कि मरने के बाद भी आदमी आपको याद करे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कि अनुपम मिश्र जी को हम इसीलिए याद कर रहे हैं। अब बताइए कि हाँ, इनका छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ था, एक छोटा सा गांव में 1948 ईस्वी में। तो बताइए, छत्तीसगढ़ में एगो अनुपम मिश्र जी थे जिनको हम आज याद कर रहे हैं। इनके कर्म को हम आज याद कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कर्म बनाकर गए समाज में, ठीक ना, इसीलिए इनको नाम आज समझिए कि समाज में याद किया। देखिए, इनके पिताजी का नाम था बाबू, अनुपम मिश्र जी के पिताजी का नाम था भवानी प्रसाद मिश्र। याद कर लीजिएगा, पूछ देगा कभी का कि बताइए अनुपम मिश्र जी के पिताजी का नाम क्या था? अनुपम मिश्र जी के पिताजी का नाम क्या था? तो भवानी प्रसाद मिश्र था। इनके पिताजी का नाम क्या था? माता के नाम तो नहीं दिया है बाबू किताब में, लेकिन पिता का नाम दिया गया है। तो पिता का नाम दिया गया है, तो जिसको नाम दिया गया है तो उसको नाम कम से कम याद करना चाहिए। अगर जो किताब में न है वो तो परीक्षा में न पूछेगा, लेकिन अगर जो है दिया हुआ वो तो पूछेगा, ठीक ना। अगर उसको भी नहीं पढ़ेंगे तो आगे चलकर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनके पिताजी का नाम था भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र, याद कर लीजिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। जब भी आपसे पूछे कि बताइए अनुपम मिश्र जी के पिता का नाम क्या था, तो हम कह सकते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनके पिताजी का नाम क्या था? भवानी प्रसाद मिश्र। एकदम कन्फर्म याद रखिएगा, इस याद करने में कोई कतराई नहीं हुआ, ठीक ना। याद करने में किसी प्रकार का कोई कतराई नहीं करना चाहिए। यहाँ पर दम ध्यान दीजिए कि इनके पिताजी का नाम था भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र। चलिए, अब यहाँ तक तो आपको क्लियर, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। एक बार फिर से आपको दोहरा देते हैं हम, ठीक ना। यानी पधारो हमारे देश एक प्रकार के फीचर फिल्म, यानी फीचर है जिसको नाम कहा गया है फीचर कहानी, ठीक ना। यानी फीचर के रूप में इनको कहानी के रूप में दर्शाया गया है, जिसका नाम है पधारो हमारे देश। यह फीचर के जैसे हम बतेबे किए थे कि कोई निबंध होता है, कोई ललित निबंध होता है, कोई कहानी होता है, उसी तरह से इसका कहानी है जो फीचर के रूप में है। कौची के रूप में है? फीचर, फीचर, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। इस फीचर कहानी के रूप में है जो पधारो हमारे देश, इसको लिखने के काम किए हैं अनुपम मिश्र जी। लिखने के काम कौन किए हैं? अनुपम मिश्र जी। अनुपम मिश्र जी का जन्म हुआ था 1948 ईस्वी, छत्तीसगढ़ राज्य। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ राज्य, एक छोटा सा गांव में इनका जन्म हुआ था। वहां पर कुछ दिन जीवन बिताने के बाद यानी शुरुआती शिक्षा, यानी पढ़ाई लिखाई करेंगे तब ना लेखक कार्य बने जी। अब पढ़ाई लिखाई कर में नहीं करते तो लेखक बन जाते? आप ही सोचिए, अगर आप आज से पढ़ाई छोड़ दीजिए तो आगे जीवन में कभी विकास करिएगा? 9वीं के 9वीं में न रह जाइएगा, यानी खाली दस्तखत करना जानिएगा, बाकी सारा कहानी खत्म। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, आपको समझने की बात है बाबू, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा यानी शुरुआती शिक्षा को आरंभ करने के लिए यानी इन्होंने है जो आगे बढ़े और आगे बढ़े 2 शहर की यात्रा की। यानी गलती से भी देश मत बोलिएगा, क्योंकि तब देश बोला गया था बीच में कुछ, लेकिन यहाँ पर आपको शहर याद रखना है। क्या याद रखना है? शहर। तो 2 शहरों की इन्होंने यात्रा की। एक शहर का नाम है हैदराबाद और दूसरा शहर का नाम है मुंबई। एक शहर का नाम क्या है? हैदराबाद, और दूसरा शहर का नाम क्या है बाबू? मुंबई, ठीक ना। यह दोनों शहर की यात्रा किए और वहां पर शुरुआती शिक्षा इन्होंने प्राप्त किए। और शुरुआती शिक्षा प्राप्त करके तब बताइए कि शुरुआती शिक्षा प्राप्त करेंगे तो शिक्षा की जरूरत होगा ना।
अरे और भी तो शिक्षा की जरूरत होगा, आगे बढ़ने की जरूरत है ना, कि वहीं पर पढ़ के छोड़ देंगे तब पढ़ाई पूरा हो जाएगा? पढ़ाई पूरा नहीं होगा। तो उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने दिल्ली चले गए। कहाँ चले गए? दिल्ली। और इन्होंने हिंदी के लेखक हैं, लेखक हिंदी के हैं बाबू, लेकिन इन्होंने संस्कृत भाषा में, कौन सा भाषा में? संस्कृत भाषा में इन्होंने एमए तक की पढ़ाई की, यानी एमए की डिग्री कौन भाषा में? यानी कह सकता है, विषय के नाम पूछ देगा कि कौन विषय में, या भाषा कह देगा, तो संस्कृत विषय से, संस्कृत भाषा से इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की है। कौन सी की डिग्री प्राप्त की? एमए की। और लेखक कौन सी के हैं? हिंदी के। लेखक किस चीज के हैं? हिंदी के, ठीक ना। हिंदी के लेखक होते हुए यानी हम कह सकते हैं कि संस्कृत में भी इनको अच्छे जानकार थे, संस्कृत के भी अच्छे जानकार थे। इसी कारण से उन्होंने संस्कृत विषय से एमए तक की डिग्री प्राप्त किए, और वो दिल्ली जाके, कहा जाके? दिल्ली में जाकर। कहां में जाकर? दिल्ली में जाकर। इनके पिताजी का नाम था भवानी प्रसाद मिश्र। इनके पूछ देगा कि बताइए अनुपम मिश्र जी के पिता के नाम क्या था? तो भवानी प्रसाद मिश्र, याद करिएगा, अनुपम मिश्र जी के पिता का नाम क्या था? भवानी प्रसाद मिश्र। चलिए, इन्होंने अपने जीवन काल में बाबू कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके जीवन काल में कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे मान ले कि लिखे हैं पधारो हमारे देश। इसी तरह से इनकी कुछ और भी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक ना। अगर बीच में से क्वेश्चन अगर पूछ दे रचनाएं में से, अगर रचना के नाम नहीं याद रखिएगा तो ऐसी स्थिति में आपसे नहीं बनेगा, एकदम नहीं बनेगा, और न बनेगा तो आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए जो मेन चैप्टर जिसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में तो बता देंगे आराम से कि पधारो हमारे देश के लेखक कौन है, तो अनुपम मिश्र जी। लेकिन जैसे ही अगर उसकी रचना के नाम अगर बीच में से पूछ देता है, और बीच की रचना अगर हम नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमसे क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए रचना को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचना जो है बाबू, कुछ प्रमुख रचना वहां पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो 3 गो इनकर प्रमुख रचना था। के गो प्रमुख रचना था? 3 गो। और इसके एगो तो यह देख ही रहे हैं, पधारो हमारे देश। इसके अलावा 3 और है, इसके अलावा 3 और है, वह देखिए कौन कौन है। तो कुछ प्रमुख रचना याद रखिएगा, कुछ प्रमुख रचना, कुछ प्रमुख रचना बाबू, ठीक ना, कुछ प्रमुख रचना। तो पहला रचना की इनका नाम था, पहला जो रचना था, पहला जो इनका रचना था, यह इनकी रचना का नाम है कि आज भी खड़े हैं तालाब। आज भी खड़े हैं तालाब, ठीक ना। आज भी खड़े हैं तालाब, खड़े हैं, आज भी खड़े हैं तालाब। दम ध्यान रखिएगा, अगर पूछ देगा कि आज भी खड़े हैं तालाब, यह रचना किनकर है, तो बताइए। जैसे इसको बताइएगा पधारो हमारे देश अनुपम मिश्र जी का, उसी तरह से आपको बताना आज भी खड़े हैं तालाब, यह रचना किनकी है, तो अनुपम मिश्र जी का। दम याद रखिएगा कन्फर्म बाबू, यह दम याद रखना है कि यह भी रचना किनकी है, अनुपम मिश्र जी का है। यह रचना किनकी है, अनुपम मिश्र जी का, ठीक ना। चलिए, दूसरा जो इनका प्रमुख रचना है बाबू, आज भी खड़े हैं तालाब, यह इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक रचना है। दूसरा जो इनकी प्रमुख रचना है वह है बुआ राजस्थान की रजत बूंदे। उसका नाम है राजस्थान की रजत बूंदे। रजत बूंदे, देखिए यहां पर ध्यान देना है, एकदम बारीकी रूप से ध्यान देना है, एकदम बढ़िया से समझना है, एकदम दिमाग को शांति बनाकर, ठीक है। तो देखिए, पहला रचना इनकी प्रमुख है आज भी खड़े हैं तालाब। आज भी खड़े हैं तालाब। अगर पूछ दिया कि बताइए आज भी खड़े हैं तालाब, इस कहानी को किसने लिखा, तो याद रखना है अनुपम मिश्र जी, अनुपम मिश्र जी, ठीक है। चलिए, दूसरा इनकी प्रमुख रचना है राजस्थान की रजत बूंदे। दूसरा रचना क्या है, राजस्थान की रजत बूंदे। अगर आपसे पूछ देगा कि बताइए राजस्थान की रजत बूंदे, राजस्थान की रजत बूंदे, इस कहानी को किसने लिखा, तो इस कहानी को लिखने के काम कौन किए हैं, अनुपम मिश्र जी। इस कहानी को लिखने के काम कौन किए हैं, अनुपम मिश्र जी, ठीक ना।
चलिए तीसरा जो इनकी प्रमुख रचना था बाबू, तीसरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां लिख रहे हैं तीसरा जो इनकी प्रमुख रचना था, ठीक है, वह है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण, याद रखिएगा एकदम। 3 गो प्रमुख रचना है, ये के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, जिसके बारे में वहां पर लिखा गया है, जो लेसन 8 आपका है, ठीक ना, पधारो हमारे देश, एक के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं बाबू। और इसके अलावा 3 गो और प्रमुख रचना है। तो पहला रचना है आज भी खड़े हैं तालाब, इसकी लेखक कौन? तो अनुपम मिश्र जी। कहेगा राजस्थान की रजत बूंदे, तो इसकी भी लेखक कौन? अनुपम मिश्र जी। कहेगा हमारा पर्यावरण, इसकी रचना कौन किए हैं? तो अनुपम मिश्र जी। यानी अनुपम, आप पूछ देगा पधारो हमारे देश के कौन है? तो अनुपम मिश्र जी, एकदम कन्फर्म है। चलिए और एक बात ध्यान यहाँ पर देना है बाबू, एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर गौर करना है कि बताइए पधारो हमारे देश, जो यह कहानी है, जो फीचर के रूप में यह जो कहानी बताया गया है आपको, यह कहानी कौन रचना से लिया गया है, यह भी आपको बात पूछेगा। यह अगर आपको बात पूछ दिया, अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो जानकारी अगर नहीं है तो बताइए क्वेश्चन तो छूटेगा ना। कोई भी टीचर क्या होता है कि अधूरा पढ़ा के बुआ निकल जाता है, होता है कोई टीचर उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया, निकल गया वहां पर से, ठीक ना। लेकिन निकलने से काम नहीं ना चलेगा। अगर आप तो निकल गए, लेकिन लड़कन बेचारा फंस जाएगा, लड़कन बेचारा परीक्षा में फंस नहीं जाएगा जी। अगर पूछ देगा क्वेश्चन, आप सीधे पढ़ा दीजिएगा पधारो हमारे देश, इस सब के बारे में कुछ नहीं बताइएगा कि कौन क्या रचना उनकी है। यह पधारो हमारे देश कहाँ से लिया गया, ठीक ना। अब बताइए कि यहाँ पर अगर कोई टीचर अगर निकल गया, जिसको कहते हैं यानी अधूरा पढ़ाकर निकल जाना, ठीक ना, अगर निकल जाता है ऐसी स्थिति में तो समझ जाइए वो है आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। धोखाधड़ी अगर कर दिया तो आपको परीक्षा में धोखा हो जाएगा। अब परीक्षा में धोखा होगा ना बाबू, तो परीक्षा में आपको धोखा हो जाएगा। वैसे बताइए, वैसे क्लास अगर करते हैं तो क्लास से कोई फायदा आपको है? कोई फायदा आपको नहीं है। एकदम क्लास कीजिए कन्फर्म, ठीक ना, कन्फर्म क्लास कीजिए ताकि हमको परीक्षा में एक भी प्रश्न न छूटे। लॉन्ग से लेकर वस्तुनिष्ठ तक जो भी आए एकदम 100% है जो सिलेबस से टकरा जाए, ठीक ना। और जब सिलेबस हम बढ़िया से पढ़ लेंगे और बढ़िया से उसके बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो हम गारंटी कहते हैं बुआ, हम 100% चैलेंज करते हैं कि आपसे क्वेश्चन है जो जीवन में कभी नहीं छूटेगा। और न छूटेगा समझिए कि एकदम सब क्वेश्चन को आप आराम से हल कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो बताइए कि पधारो हमारे देश, यह जो कहानी जो लिया गया है वह लिया गया है राजस्थान की रजत बूंदे रचना से। तो कभी काल क्वेश्चन अगर पूछेगा बुआ कि पधारो हमारे देश, यह जो कहानी लिया गया है तो कौन रचना से लिया गया है? तो उस रचना का नाम है राजस्थान की रजत बूंदे, ठीक ना, एकदम कंफर्म हो गया। अब तो यहाँ पर दिक्कत ना होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अनुपम मिश्र जी के द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं, अब वो कुछ प्रमुख रचनाएं जो है वह रचनाएं के बारे में आप अच्छा से समझ लीजिए। तो पहला इनकी प्रमुख रचना है बुआ, उस रचना का नाम है आज भी खड़े हैं तालाब। अगर पूछ दिया कि आज भी खड़े हैं तालाब, इसको लिखने के काम कौन किए हैं? तो लिखने के काम कौन किए हैं? अनुपम मिश्र जी। एकदम 100% आंसर सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर दो मत होना ही नहीं चाहिए, एकदम याद कर लीजिए अनुपम मिश्र जी। चलिए दूसरा कहेगा राजस्थान की रजत बूंदे, इसको कौन लिखा? इसको भी लिखने के काम किए हैं अनुपम मिश्र जी। तीसरा आपका है हमारा पर्यावरण, इसको लिखने के काम कौन किए हैं? तो अनुपम मिश्र जी। आप पूछेगा पधारो हमारे देश, इसके बारे में तो आज हम पढ़वे करेंगे। पधारो हमारे देश को किसने लिखा? तो अनुपम मिश्र जी। आप पूछ देगा बाबू कि पधारो हमारे देश, यह रचना कौन सी रचना से लिया गया है? यह जो कहानी जो है कौन रचना से लिया गया है? तो यह लिया गया राजस्थान की रजत बूंदे, यह लिया गया है राजस्थान की रजत बूंदे रचना से, ठीक है। चलिए यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बाबू हम पहले ही बता चुके हैं, पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं आपको कि इनका मृत्यु किताब में नहीं दिया गया है। अगर नेट पर सर्च मारिएगा तो ऐसी स्थिति में मिल सकता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिल सकता है, लेकिन हम पहले ही आपको कह देते हैं कि जो सिलेबस में आपका नहीं है वह परीक्षा में भी आपको नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? किताब में दिया ही नहीं गया है। अब उसके बारे में ज्यादा
इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। ज्यादा उसके बारे में जो किताब सिलेबस में है नहीं, हाँ नेट पर सर्च करेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे, जीके में सर्च करेंगे तो वो मिल सकता है, मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, ये ना कहेंगे कि ना मिलेगा, आराम से मिल जाएगा। लेकिन उतना जाने की आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम आपको पहले ही बार बार सजेशन इतना दे रहे हैं हम कम से कम कि जो सिलेबस में आपको पढ़ना है उसी के बारे में अध्ययन कीजिए, क्योंकि आपका क्लास तो जान ही रहे हैं आप किस लेवल का है, तो लेवल आपका है 9th। तो ऐसा तो नहीं है कि BA स्तरीय के क्वेश्चन पूछ देगा, कंपटीशन स्तरीय के क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक ना। आपका सिलेबस 9th है तो 9th का ही सिलेबस का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक ना, लेवल के आधार पर ही क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो जो आपका सिलेबस में पढ़ना है उसी चीज पढ़िए। मृत्यु इनके बारे में नहीं दिया गया है कि मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु है जो आपसे पूछेगा भी नहीं, एकदम बिल्कुल एक आप निफिकिर हो जाइए कि आपको मृत्यु न दिया है किताब में तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए, तो यह इनका जीवनी था, यह इनका क्या था, जीवनी। तो एक बार याद कर लिए, जन्म कब हुआ था बाबू, 1948। 1948 कौन सा राज्य में हुआ था, याद है ना। तो कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़, एक छोटा सा गांव में, एक छोटा सा गांव में, ठीक ना। फिर पढ़ने के लिए कहां गए थे, शुरुआती शिक्षा हैदराबाद और मुंबई शहर, हैदराबाद और कौन, मुंबई शहर। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए कहां गए, बताइए कि दिल्ली, कहां गए थे, दिल्ली, ठीक ना। वहां MA की डिग्री प्राप्त किए थे, कौन सी की डिग्री, MA की। आपको ऐसा आपको लगता होगा कि हिंदी के टीचर है तो हिंदी भाषा में MA किए होंगे, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी MA जो डिग्री प्राप्त किए थे कौन सी भाषा, कौन सी विषय से, तो संस्कृत, क्या, संस्कृत, याद रखना, कौन सी, संस्कृत, कौन सी, संस्कृत। चलिए, इनके द्वारा 3 गो प्रमुख रचना, इनके द्वारा 3 गो प्रमुख रचना, देखिए आज भी खड़े हैं तालाब, आज भी खड़े हैं तालाब, राजस्थान की रजत बूंदे, राजस्थान की रजत बूंदे, और हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, तीनों के लिखने के काम किए हैं अनुपम मिश्र जी, तीनों के लिखने के काम कौन किए हैं, अनुपम मिश्र जी। चलिए, पधारो हमारे देश, यह जो कहानी लिखा गया है, जो फीचर के रूप में कहानी है, इस कहानी को लिया गया है राजस्थान की रजत बूंद से, राजस्थान की रजत बूंद से, ठीक ना। यह इनका जीवनी था, इन्होंने अपने जीवनी में, इनका देखिएगा, अनुपम मिश्र जी एक ऐसे लेखक है कि इनका जो अधिकांश जो जीवनी मिलता है, अधिकांश इनका जीवनी में जो लिखे गए जो रचनाएं जो होती है, और खास करके जो आज हम पढ़ रहे हैं पधारो हमारे देश, इस रचनाएं में वो खास करके अपने जमीनी से जुड़े हुए बातों को लिखते हैं, और अकाल और पानी की संकट पर बहुत ज्यादा इन्होंने लिखे हैं, ठीक ना। यह खास करके यह जो कहानी जो है पधारो हमारे देश, लिया गया है राजस्थान की रजत बूंदे से, यानी राजस्थान की चर्चा तो मिलेगा ही, ठीक ना। और इसमें अकाल और पानी की संकट की जो समस्याएं आता है, जानबे करते हैं कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है जिसका नाम है थार रेगिस्तान, और यहाँ पर देखिए कि कुछ न कुछ पानियों की काफी कमी होती है, ठीक ना, और उसी का चर्चा यहाँ पर किया गया है। तो कभी कल आपसे पूछ भी सकता है कि बताइए अनुपम मिश्र जी के द्वारा जो लिखा गया है रचना, या लिखा गया है जो कहानी, फीचर कहानी पधारो हमारे देश, इसमें किसकी संकट की या किसकी कमी की चर्चा किया गया है, तो हम कह सकते हैं अकाल और पानी का संकट, अकाल और पानी का संकट, ठीक ना। अकाल और पानी की संकट से, यानी जो समस्याएं हमारे समाज में होता है, जो हमारे समाज में उससे कमी होता है, उससे तकलीफें आती है, उसके बारे में है जो इस कहानी में चर्चा किया गया है। चलिए, तो अब आते हैं हम कहानी पर। अगर स्क्रीनशॉट इसको लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं एक बार, ठीक है। क्यों, ऐसे तो हमको बिल्कुल 100% हम बुआ संतुष्ट हैं कि जब अगर हम पढ़ा देते हैं एक बार, तो पढ़ाने के बाद समझिए कि आपको याद हो गया होगा, आपको लिखने की उतना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दम हम कन्फर्म इतना दम गारंटी तो कर रहे हैं कि कम से कम इतना हमें विश्वास है कि एक बार हम क्लास लेते थे, या हम जब भी क्लास लेते हैं, ठीक ना, तो लड़कन इतना संतुष्ट रहता है कि कम से कम आपको याद हो गया होगा। हमें भी इतना विश्वास है, हमें भी इतना विश्वास है। चलिए, तो ये स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब इसको हम डाल के देखिए, अब आते हैं हम लोग कहानी पर, चलते हैं पधारो हमारे देश पर, पधारो हमारे देश पर। चलिए, तो स्क्रीनशॉट लेते हैं, अब हम इसको मिटा रहे हैं बाबू, ठीक ना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, लेने के बाद इसको हम आप ध्यान से देखिएगा। अब कहानी को हम चर्चा करेंगे, कहानी में देखिए क्या होता है, कैसे होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से एकदम आराम से, ध्यान से देखिएगा तो आपको एकदम समझ में आएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, हम
लिख रहा है। अब ध्यान से देखना है बाबू, पधारो हमारे देश, पधारो, पधारो हमारे देश, ठीक ना, पधारो हमारे देश। यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इस कहानी में चर्चा एकदम आराम से हम कर रहे हैं। यह जो कहानी है मुख्य रूप से राजस्थान की हम पढ़ाई कर रहे हैं, कि राजस्थान के हम पढ़ाई बोल दिए हैं बुआ, कि यह जो कहानी जो है अकाल और संकट, पानी की संकट पर चर्चा किया गया है, अकाल और पानी की संकट पर, ठीक ना। तो देखिए राजस्थान की चर्चा तो आएगा ही, ठीक ना, राज्य स्थान की तो चर्चा आएगा, बिल्कुल न आएगा चर्चा, ठीक ना। तो देखिए यहां पर कहते हैं लेखक और अनुपम मिश्र जी कहते हैं कि राजस्थान में इन्होंने कहते हैं कि हम जीवन में देखे हैं कभी काल इनके, या ये कहते हैं कि हम सुने भी हैं कि जीवन में, कि राजस्थान में जहां जो बालुओं की रेगिस्तान जो था, रेगिस्तान है जो जानबे करता है भारत की सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है था रेगिस्तान, जहां पानी की संकट तो होबे करता है बाबू, लेकिन इन्होंने कहते हैं कि उसके बारे में कभी हमने सुना था, कभी हमने सुना था। जैसे मान लिया जाए कि गांधी जी को हमने कभी देखे हैं, हम लोग का पीढ़ी के कारण, अरे कोई आदमी तो देखबे किया है, ऐसा थोड़ी है कि वो सब नहीं देखा है, ठीक ना। उनके साथ रहने वाले हैं तो दुनिया भर के आदमी देखा होगा, ठीक ना। लेकिन हम लोग के बारे में जब कहा जाए, हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, हम लोग गांधी जी के बारे में, जन्म मृत्यु के बारे में सब पढ़ते हैं, उनके चर्चा करते हैं जीवनी का। अगर कोई बच्चा पूछते कि सर गांधी जी के देखे हैं आप, तो हम देखबे नहीं किया है, तो झूठ बोलेंगे बाबू कि गांधी जी के हम देखे हैं, हम बिल्कुल नहीं देखे हैं, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि जब कोई आदमी नहीं देखता है लेकिन उसके बारे में कुछ न कुछ सुनता है, ठीक ना। तो यहाँ पर कहते हैं अनुपम मिश्र जी कि था रेगिस्तान के तो आज हम देख ही रहे हैं, जो पानी की संकट जो यहाँ पर झेल रहा है आदमी, यहाँ पर अकाल जो पड़ता है, लेकिन कहते हैं कि हम इसके बारे में हमने सुना है, हमने सुना है और सुने हैं। और उनके समय जब इनका 1948 की जन्म इनका है, यानी 1948 का जन्म है बाबू, तो कहते हैं कि हम कुछ इसके बारे में जानते भी हैं, और यह लोगों को यह बता रहे हैं कि देखे हुए बातों को ही हमें यहाँ पर कहानी में लिखकर इन्होंने बताया है। कहते हैं कि जहां समुद्र की धारा चलता था, कहते हैं कि जहां पर समुद्र की धारा चलता था, रेगिस्तान, रेगिस्तान ऐसे नहीं खाली रेगिस्तान बन गया, ठीक ना। कहता रेगिस्तान के अगल बगल में समुद्र की धारा भी चलता था, पानी की कोई कमी नहीं था, पानी की कोई कमी नहीं था। कहता कि वहां की अस्तित्व आज भी वहां के लोग अपने मन में बसा के रखे हुए हैं। कहाँ के लोग? राजस्थान के लोग। कहाँ के लोग? राजस्थान के लोग। वहां के लोग अपने मन में वहां की अस्तित्व को, जो पानी की धारा अभी भी देखने के लिए न मिलता है, जो पहले चलता था, खुशहाल जीवन रहता था, ठीक है, वहां पर आज अकाल और संकट के जो बादल छाए हुए रहता है, यह दोनों को कहता है कि वहां के आदमी अपने जीवन में यानी अपने आत्मा में समेट के रखा हुआ है, समेट के रख कर उसको विश्वास पर चलते रहा है, ठीक ना। और उसको एक नाम से हम लोग जानते हैं, और उसका नाम है, उसको नाम एक दिया गया है बाबू, यानी उस समुद्री जो धाराओं का, वहां से जो वहां का रिलेटिव जो होता था, उसको एक नाम दिया गया है, हाकरो शब्द। कौन शब्द? हाकरो। उसको नाम क्या दिया गया है? हाकरो। याद करिएगा, उसको नाम दिया गया है हाकरो शब्द। कौन शब्द? हाकरो शब्द। कभी काल आपसे पूछ सकता है कि बताइए हाकरो शब्द राजस्थान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यानी हाकरो शब्द वहां के लोग मन में क्यों बसाए हुए रहते हैं? तो हाकरो शब्द वहां की समुद्र से रिलेटिव, वहां से समुद्र से संबंधित वहां की पानियों की धारा से लिया गया है, जो आज भी वहां के लोग उसको मन में समेटे हुए हैं, उसके मन में क्या किए हुए? समेटे हुए हैं, और जिसका नाम दिया गया है हाकरो शब्द। जिसका नाम क्या दिया गया है बाबू? हाकरो शब्द। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताइए हाकरो, यहाँ पर मेन पॉइंट आ गया, यहाँ पर मेन पॉइंट है कहानी वो, पधारो हमारे देश में, ठीक ना। पधारो हमारे देश में, यहाँ पर राजस्थान में आने के लिए बात इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर कम वर्षा होता था, लेकिन क्यों आदमी वहां भी आज भी खुशहाल है, आज भी खुशहाल है, लेकिन उस दूसरे राज्यों में अधिक वर्षा होने के कारण भी लोग है जो दुखी है। बिहार आज देखिए कि आज पिछड़ा हुआ राज्य है, पिछड़ा हुआ है ना बाबू, बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, और वहां कम वर्षा होता है लेकिन आज खुशहाल है। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि हाकरो शब्द पर वहां विश्वास है,
वहां के लोग आज भी उसको मन में बसाए हुए रखे हुए हैं, मन में उसको समेटे हुए हैं कि पहले यह भी धरती जो था जलों से भरा हुआ था। जलों से क्या था? भरा हुआ था, क्योंकि वहां समुद्र था। समुद्र की चर्चा किया गया है। आज समुद्र की चर्चा किया गया है। आज जानबे करते कि जहां पर समुद्र है वहां पानी की कमी रहेगा? पानी की कमी तो रहेगा नहीं। तो यह पहले लेकिन कहता है कि आज वहां पर बालुओं का समुद्र हो गया है। बालुओं का एकदम जहां देखे जहां रेगिस्तान है, ठीक है, जिसके कारण आज वहां अकाल और समझिए कि पानी का संकट उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां के आदमी खुश है। वहां के आदमी क्या है? खुश रहता है। ये न कि अपने कम पानी के लिए रोना रोता है, रोना रोता नहीं है, खुश रहता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, और उसको नाम दिया गया है हाकरो शब्द। उसको नाम क्या दिया गया है? हाकरो शब्द। उसको नाम क्या दिया गया? हाकरो शब्द। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान के लोग अपने परंपराओं को, अपने समुद्र की जो धाराएं पहले चलती थी उसको मन में अपने समेट के, जो मन में अपने बसाकर जो रखा हुआ है, उसी मन को बसाकर रखने वाली परंपरा को कहा गया है हाकरो शब्द। क्या शब्द? हाकरो शब्द, ठीक है। चलिए, कहता है कि वहां की एक और छोटा सा नाम दिया गया है बाबू। यहाँ पर जैसे हाकरो शब्द दिया गया है, वहां पर कहता है कि पधारो हमारे देश। राजस्थान की जब चर्चा कर ही रहे हैं तो बढ़िया से ना करेंगे चर्चा, एकदम आराम से करेंगे चर्चा। अब क्यों? इसीलिए करेंगे चर्चा ताकि हमसे कोई प्रश्न नहीं छूटे। तो कहता है कि वहां पर हम इसलिए कि समुद्र की जब चर्चा किया गया, जानबे करते हैं कि एक हम मछली का नाम बताते हैं जिसका नाम है व्हेल मछली। क्या नाम है? व्हेल मछली। तो व्हेल मछली के बारे में तो यहाँ पर नहीं पूछेगा, लेकिन एक शब्द लिया गया है, ठीक ना, और वह शब्द है हेल शब्द। कौन शब्द? हेल। देखिए, वह शब्द कौन है? हेल। अब देखिए कि हेल शब्द लिया गया है समुद्र से। क्या से लिया गया है? समुद्र से, ठीक ना। अब कहता है कि समुद्र में, जानबे करते हैं समुद्र कोई छोटा नदी है बाबू? नहीं। तो समुद्र कोई छोटा नहीं है, नदी नहीं है। तो उसके बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं तो बताइए कि समुद्र की हम विशालता उदारता को चर्चा करेंगे ना। अरे महात्मा गांधी की जब भी हम चर्चा करते हैं तो उनके गुणों का बखान करेंगे ना जी। उनको गुणों का कहेंगे ना कि समाज के लिए यह काम करके गए, समाज के लिए यह किए, इतना त्याग किए, तब उनको आज राष्ट्रपिता की उपाधि दिया गया। न तो आजादी करने में तो दुनिया भर के हाथ है। ढेर तो देखिए कि फांसी पर चढ़ गया चंद्रशेखर आजाद, देखिए कि अपने आप को भी जेल में बंद हो गए, चाहे गोली अपने आप मार लिए। भगत सिंह देखिए, फिर देखिए खुदीराम बोस देखिए, सब अपने आप को बलिदान दिए हैं, ठीक ना। भगत सिंह देखिए कि फांसी पर बेचारा हंसते हंसते चढ़ गए, ठीक ना। लेकिन उनको राष्ट्रपिता की उपाधि क्यों नहीं मिला? अरे राष्ट्रपिता की उपाधि क्यों नहीं मिला? सब तो आजादी के लिए है बेचारा। आज देखिए कि गांधी जी कभी शस्त्र नहीं उठा। अरे कभी शस्त्र उठा है? मारा मारी किए? नहीं न किए। और उसके बाद इनको मिला देश के पिता की उपाधि। तो देखिए उसी तरह से कहता है, नदी तो दुनिया भर के है बाबू। नदी की विशालता का वर्णन तो सब लोग करता है, लेकिन जो समुद्र की विशालता उदारता का वर्णन है, समुद्र की तुलना कोई नहीं कर सकता है। तो इसीलिए उसके विशालता उदारता को वर्णन करने के लिए एक शब्द लिया गया है। उसका शब्द है नाम क्या? हेल शब्द। क्या नाम है? हेल शब्द। जैसे यहाँ पर हाकरो शब्द है, उसी तरह से हेल शब्द है। हाकरो शब्द वहां के मन में बसाए, वहां के लोगों को, जो वहां पर शुरुआती दौरों में परंपरा होता था, शुरुआती दौरों में वहां की जो रीति रिवाज चलता था, वहां के लोग अपने मन में बसाकर जो चले, मन में बसाए रखने रहे, उसको नाम दिया गया हाकरो शब्द। कौन शब्द? हाकरो। और समुद्र की विशालता और उदारता का चर्चा किया गया है, उसको नाम दिया गया है हेल शब्द। उसको नाम क्या दिया गया है? हेल शब्द। पूछेगा कि समुद्र और उदारता और विशालता, चाहे कह दे विशालता उदारता, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर सकता है, ठीक ना, ओकरा कोई दिक्कत नहीं है। कहेगा समुद्र की विशालता और उदारता का वर्णन किस शब्द से किया गया है? तो हेल शब्द। या पूछ देगा हेल शब्द क्या है? हेल शब्द किसको वर्णन करता है? तो हम कह सकते हैं कि हेल शब्द समुद्र की विशालता और उदारता को क्या करता है? वर्णन करता है। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे किसी प्रकार हम कहते, इसीलिए कहते हैं कि बढ़िया से सुनिए और समझिए। अगर बढ़िया से सुन और समझ गए तो कभी दिक्कत आपको सामना करना नहीं पड़ेगा, कभी आपको यह कठिनाई उत्पन्न होवे नहीं करेगा, आराम से आपको दम बनेगा, ठीक ना। तो हेल शब्द जो है, हेल शब्द वह समुद्र की विशालता और उदारता का वर्णन करता है। चलिए, यहां तक तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक हम कहानी बताते हैं बाबू। जो है कहानी जो जुड़ा हुआ है
भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। अब देखिए वह कहानी भगवान श्री कृष्ण से क्या है, तो ध्यान दीजिए। कहता है कि राजस्थान जो है, यह जो बाबू राज जो है राजस्थान, जहां की चर्चा किया गया है, यहाँ एक जगह है, दम याद करिएगा, दम बढ़िया से एकदम कहानी एकदम बता रहे हैं, इतना अच्छा से बता रहे हैं, इतना अच्छा से आपको बताया जा रहा है बाबू, एक एक पॉइंट आपको समझाया जा रहा है कहानी का, ठीक ना, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन न छूटे, ठीक ना। यहाँ पर भी अगर आप न समझने में दिक्कत करते हैं तो बताइए कि यहाँ पर टीचर की कमी नहीं है, एकदम पूरा एकदम आपका सरे जाएगा कि छात्र में कमी होगा, इसलिए बढ़िया से समझने का प्रयत्न कीजिए, ठीक ना। तो देखिए राजस्थान में एक जगह है बाबू, एक शहर है जिसका नाम है जैसलमेर। जैसलमेर, उसका नाम क्या है, जैसलमेर, ठीक ना। एक जगह है जिसका नाम है जैसलमेर, ठीक ना, एक जगह है जिसका नाम क्या है, जैसलमेर, ठीक, याद करिएगा। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है जैसलमेर, ठीक ना। अब जैसलमेर जो जगह है, यहाँ एक पर्वत है, यहाँ एक क्या है बाबू, पर्वत, इस तरह से आप बना सकते हैं, यहाँ एक पर्वत है, यहाँ एक पर्वत है, इस तरह का पर्वत आप बना सकते हैं, यानी यहाँ पर पहाड़ है, ठीक ना, पर्वत है, इस पर्वत का नाम है त्रिकुट पर्वत, इस पर्वत का नाम क्या है, त्रिकुट पर्वत, ठीक ना, इस पर्वत का नाम क्या है, त्रिकुट पर्वत। पूछेगा त्रिकुट पर्वत कहाँ है, तो जैसलमेर में है, कहाँ में है, और जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में है, कहाँ में है, एकदम याद रखिएगा। यह भगवान श्री कृष्ण से वर्णन किया गया है, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है, इस कहानी में एक रहस्य छिपा हुआ है, और रहस्य को आप समझिए, और समझिएगा तो आपको आराम से क्वेश्चन आंसर भी बनेगा, क्योंकि कहानी से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन रहता है, और जब कहानी सुनने नहीं करिएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे एक के नंबर पे क्वेश्चन पूछ देगा कि जैसलमेर शहर कहाँ में है, किस राज्य में है, तो राजस्थान में। पूछ देगा कि त्रिकुट पर्वत कहाँ में है, तो जैसलमेर में है, ठीक ना। तो त्रिकुट पर्वत है बुआ, त्रिकुट पर्वत जो है, त्रिकुट पर्वत, यहाँ पर ध्यान देना है, त्रिकुट पर्वत है, यह त्रिकुट पर्वत है जो जैसलमेर शहर में है, ठीक ना, यह है राजस्थान में, कहा में है, राजस्थान में। इस पर्वत पर एक ऋषि मुनि, इस पर्वत पर एक ऋषि मुनि, हम कह सकते हैं इस पर्वत पर एक ऋषि मुनि, ठीक ना, इस पर्वत पर एक ऋषि मुनि, ठीक, देख रहे हैं, इस पर्वत पर एक ऋषि मुनि जिनका नाम था उत्तुंग, उत्तुंग ऋषि, याद करिएगा, जिनका नाम क्या है, उत्तुंग ऋषि, ठीक ना। पूछ देगा उत्तुंग ऋषि किस पर्वत पर तपस्या करते थे, दम याद रखना है, उत्तुंग ऋषि किस पर्वत पर तपस्या करते हैं, कौन पर्वत दिखाई दे रहा, त्रिकुट पर्वत, कौन पर्वत, त्रिकुट पर्वत। यह पर्वत है जो कौन शहर में है, जैसलमेर में है, कौन शहर में, जैसलमेर में। यह शहर कहाँ है, राजस्थान में, एकदम बिल्कुल दम याद रखना है, दम कन्फर्म, दम कंसेप्ट को बढ़िया से समझिए, एकदम आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उत्तुंग ऋषि जो है त्रिकुट पर्वत पर क्या करते थे कि तपस्या कर रहे थे, कहानी है बाबू। तो त्रिकुट पर्वत पर जैसे ही तपस्या कर रहे थे और महाभारत के युद्ध से, ठीक ना, महाभारत के युद्ध से अर्जुन को लेकर, किसको लेकर, अर्जुन को लेकर, यानी हम जान में करते हैं कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था, ठीक ना। अब कुरुक्षेत्र से लड़ाई जब हुआ था तो वहां से अर्जुन को लेकर भगवान श्री कृष्ण इसी रास्ते से होते हुए लौट रहे थे द्वारिका, ठीक ना। अब लौट रहे थे तो वहां पर जैसे ही वहां पर लौट रहे थे तो उनका भेंट हो गया उत्तुंग ऋषि से, किस ऋषि से, उत्तुंग का मतलब होता है ऊंचा, पूछ देगा उत्तुंग का अर्थ क्या होता है, तो ऊंचा, उत्तुंग का अर्थ क्या होता है, ऊंचा, ठीक ना, सही में ऊंचा ऋषि है, ठीक ना। क्यों ऊंचा है जो देखिए एकदम सामने आपको एकदम सिद्ध हो जाएगा, ठीक ना। तो जब भगवान श्री कृष्ण लौट रहे थे त्रिकुट पर्वत से उसी रास्ते से, अब वो तुंग ऋषि को पर उनका नजर पड़ गया, अब वो तुंग ऋषि पर जैसे ही उनका नजर पड़ा भगवान श्री कृष्ण का, तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर रुक जाते हैं। अरे भगवान का कोई तपस्या करे, अब भगवान उसी दिया अगर जाए बुआ तो भगवान भाग जाएगा छोड़ के भक्त को, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ के भागेगा, ठीक ना।
तो भगवान श्री कृष्ण है जो रुक जाते हैं और रुक कर कहते हैं कि हे ऋषि, हे महान ऋषि, आप कुछ वरदान मांगिए। जब इतना आप तपस्या कर रहे हैं, इतना जब आप तपस्या मन लगाकर कर रहे हैं, तो हम आप पर खुश हैं, खुश हैं तो आप वरदान मांगिए। वरदान का कीजिए, मांगिए। तो उतुंग ऋषि, देखिए इनको इसीलिए नहीं ऊंचा कहा गया। उतुंग का मतलब होता है ऊंचा। अब कोई आदमी तो अपना लिए सोना चांदी घर द्वार ये सब मांग लेता बाबू, कि चलिए आराम से हम रहेंगे, आराम से हमारा जीवन कटेगा। तो देखिए इन्होंने वरदान में अपने लिए कुछ नहीं मांगे। इसीलिए कहा गया कहीं अगर आप त्याग करिएगा तब आपका समाज में नाम होगा। अगर आप त्याग नहीं करते हैं अपने हित, और तो वही ना गांधी जी थे। सब आदमी तो देखिए कि मारा मारी किया, कोई फांसी पर बतेबे किए, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, ये सब अपने गोली मार लिए, ठीक ना। और देखिए कि भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, ठीक ना। तो लेकिन इतना काम करने के बाद भी उनको उपाधि राष्ट्रपिता का नहीं मिला। और जो शस्त्र कभी नहीं उठाया उनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिल गया। तो यह त्याग किए थे बाबू। इनको अंग्रेज कहता था कि एक बड़े पद आप ले लीजिए, ये सब आजादी तजादी के चक्कर में छोड़ दीजिए, काम खत्म करिए, आप आराम से जीवन करिए, दम आपका जीवन चलेगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर इन्होंने उस सब पदों को त्याग किए। तो कहावत में है कि एक पद को उन्होंने उस सब को त्याग किए, लोभ लालच को त्याग किए, तो ना जिनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिला, एक पद प्रसिद्धि मिला। तो उसी तरह से उत्तुंग का मतलब होता है ऊंचा। अगर वो अपने लोभ लालच के लिए कुछ मांग लेते, कोई घर द्वार मांग लेते, सोना चांदी मांग लेते, आज इनका चर्चा होता? चर्चा होबे नहीं करता, और ना होता उनको कोई नहीं नाम जानता। तो उन्होंने कहा कि अपने लिए कुछ नहीं मांगे। जब इनसे भगवान श्री कृष्ण कहे कि ऋषि मुनि आप अपने मांगिए, कुछ मांगिए, वरदान को मांगिए, तो वरदान में इन्होंने कहे कि हे प्रभु, अगर कुछ देना ही चाहते हैं, अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो हमको यह वरदान आप दीजिए कि इस जो राजस्थान की भूमि है, यानी त्रिकुट, यह जो पर्वत है, जैसलमेर जो शहर है, यह जो हमारा भूमि है जहां पर हम तपस्या कर रहे हैं, कभी यहाँ जल संकट उत्पन्न न हो, यह हमको वरदान दीजिए, अगर देना ही चाहते हैं तो। अब भगवान श्री कृष्ण से अगर कोई बुआ, अगर उनके भक्त अगर कोई वरदान मांग दे, वो समझिए कि अपने लिए नहीं मांगा, समाज के लिए मांगा, अपने पूरे समाज, अपने पूरे वहां का शहरों के लिए मांगा गया, ठीक ना, कि ताकि हमारा नाम ऊंचा रहे, ठीक ना। अब बताइए कि भगवान अगर न देंगे तो वैसी स्थिति क्या होता है कि यह भगवान जो है उनको यम अस्तु कर देते हैं, यानी तथास्तु का वरदान दे देते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो जब भगवान श्री कृष्ण तथास्तु का वरदान देते हैं तो समझ जाइए कि भगवान के जल संकट जब भी अगर आ जाएगा उस शहर में बाबू, तो भगवान श्री कृष्ण का वरदान रह पाएगा? एकदम नहीं रह पाएगा। तो वैसी स्थिति हम कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का वरदान ही है। अरे भगवान श्री कृष्ण का वरदान ही है जो आज समझिए कि जैसलमेर में, ठीक ना, राजस्थान की भूमि में कितनों कम वर्षा होता है, कितनों कम वर्षा होता है बाबू, लेकिन जल संकट उत्पन्न नहीं होता है, जल संकट उत्पन्न नहीं होता है। कितनों वर्षा होता, कम वर्षा होता है, जल संकट उत्पन्न। अगर भगवान का श्राप, अगर भगवान का वरदान नहीं होता, भगवान वहां यम तथास्तु का वरदान नहीं देते, समझिए कि आज वहां जल संकट उत्पन्न हो जाता। लेकिन भगवान का ही देन है बाबू कि कितनों कम वर्षा होता है, वहां जल संकट उत्पन्न नहीं होता है। देखिए कि अत्यंत कंजूसी भी कहा गया है उस शहर को, वर्षा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? वर्षा के क्षेत्रों में। क्योंकि देखिए कि वर्षा की जब क्षेत्र होता है बाबू तो अत्यंत कंजूसी, इसीलिए कहा गया है कि पूर्व दिशा से वर्षा शुरू होता है राजस्थान में। कहां में? राजस्थान में पूर्व दिशा से वर्षा शुरू होता है, और जैसे ही पश्चिम में पहुंचता है, पश्चिम दिशा में पहुंचता है, तो जैसे ही पश्चिम दिशा में पहुंचता है तो वैसी स्थिति में पूरब से होते हुए, जैसे कैसे सूरज उगता है और पूरब में जाकर डूब जाता है, ठीक ना, और पूरब में जाकर डूब, उसी तरह से वर्षा तो पूरब दिशा में स्टार्ट होता है 100 से पार, 100 से यानी 110 सेंटीमीटर के आसपास यहां से वर्षा स्टार्ट होता है। लेकिन यहां पर जाते जाते मात्र हो जाता है 16, मात्र कितना हो जाता है? 16। इसीलिए इसको कहा गया अत्यंत कंजूसी।
यानी यहाँ पर कम वर्षा होने के कारण राजस्थान के क्षेत्रों को वर्षा के क्षेत्र में अत्यंत कंजूस महाजन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अत्यंत कंजूस महाजन के नाम से जाना जाता है। कौन क्षेत्र को? राजस्थान के क्षेत्र को, राजस्थान के क्षेत्र को। समझा ही दिया यहाँ पर बाबू कि पूरब दिशा में जैसे ही आगे बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में यह पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते बढ़ते मात्र 16 सेंटीमीटर वर्षा बढ़ जाता है। और 16 सेंटीमीटर जैसे ही बचता है, अब बताइए कि जैसे सूर्य डूब गया तो वर्षा भी डूब गया, इसीलिए उसको कहा गया अत्यंत महाजन कंजूस, यानी कंजूसों में कंजूस, कंजूस में भी कंजूस। यह समझिए कि यहाँ इसी का नाम दिया गया है पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। तो ठीक है बाबू, यह आज भर के लिए इतने। अब आपको अगला सोमवार के क्लास होगा जो 9वां चैप्टर का होगा आपको, ठीक है। तो आज भर इतने रहेगा, आज इतना तक आप इसको देखिएगा घर पर वीडियो, ठीक है। इसको बार बार देखिएगा और देखिएगा तो आपको याद होगा। और यहाँ पर ऐसी जो राजस्थान की चर्चा है, देखिए कि राजस्थान में वहां कम वर्षा होने के बाद भी वहां देखिए कि एक परंपरा जो था, जैसे कुआं, तालाब, नहर, यह सब खोद कर, यानी वहां के लोग, राजस्थान के लोग खोद कर, जैसे तालाब हो गया, ठीक ना, तालाब हो गया, ठीक ना, नहर हो गया, ठीक ना, कुआं हो गया बाबू, ठीक ना, और गड्ढा कर करके जिसको हर तरह से क्षेत्र में उसको जमा करता था वर्षा को, ठीक ना। अब वर्षा को जमा कर नहर, अरे र लिखाना चाहिए यहाँ, नहर, ठीक ना। इस तरह से छोटा छोटा गड्ढा यानी कुआं हो गया, तालाब हो गया, नहर हो गया, ठीक ना। और हर प्रकार की वहां की व्यवस्था जो है, वहां तो है जो क्या करता था कि जमा करता था, जल को जमा करता था। और जल को जैसे ही जमा करता है तो जैसे ही कम वर्षा होता है, यहां से अपना जल को लेकर जीवन को यापन करता है। तो कभी काल पूछेगा 2 नंबर में कि बताइए राजस्थान में कम वर्षा होता है तो कहां कहां वर्षा की पानी को जमा किया जाता है? तो तालाब, नहर, कुआं, फिर उसके बाद आपको हो गया टैंक, हो गया टैंक कहा जाता है, टैंक, ठीक ना, टैंक हो गया, ठीक ना। फिर उसके बाद कुंड हो गया, ठीक ना, कुंड हो गया। यह सब है जो जमा खोद कर वहां की वर्षा को जमा करता था, ठीक ना। तो ठीक है बाबू, इतना ही, ठीक ना। फिर अगले दिन, ठीक ना, यानी सोमवार के, जो अगला सोमवार के क्लास होगा, ठीक ना, और वह सोमवार के फिर आपको 9वां चैप्टर की पढ़ाई होगा, ठीक ना। तब तक के लिए बाबू धन्यवाद।